आवाज आ रही है मेरी सबको? आज का जो टॉपिक है वो ऑर्थोगोनैलिटी है। कल नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था, उसके बाद हमने किया था नॉर्मलाइजेशन। टुडेज टॉपिक इज ऑर्थोगोनैलिटी। सबसे फर्स्ट पे डेफिनेशन जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की है। दो वेक्टर्स के बिटवीन में एंगल किस फॉर्म के हैं? ये 10th में और फर्स्ट ईयर में कॉस थीटा और साइन थीटा के अकॉर्डिंग, जिसे साइन ला और कॉस ला हम बोलते थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया है। वेक्टर की फॉर्म है, इनर प्रोडक्ट लिया वहाँ पे हम सिंपल, अगर आप ये देखो ये वाली चीज, तो वहाँ पे ये थी u डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट आता था। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है, वेक्टर के हिसाब से ले रहे हैं, तो ये वेक्टर के इनर प्रोडक्ट के हिसाब से यू वी है ओवर यू नॉर्म और वी नॉर्म के साथ। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे उसने उसकी डिफाइनिंग कैसे की है? लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड यू वी बिलोंग टू वी। वी कोई सा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यू और वी हमारे पास उसमें से कोई से भी वेक्टर चूज किए बाय द कॉची इनइक्वालिटी। कॉची इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, अब कॉची इनइक्वालिटी क्या है सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। कॉची इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, वो इधर डेफिनेशन में भी उसने डिफाइन किया। सिंपल भी बता देती हूँ कॉची इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है। द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, लेट यू वी बी एलिमेंट्स ऑन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। यू और वी कहता है कोई से भी दो वेक्टर चूज किए हैं वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस में से। इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो इस फॉर्म में डिफाइन होगी। ये जो आपके पास इस फॉर्म में डिफाइन है, ये इनर प्रोडक्ट हमेशा इस फॉर्म में डिफाइन होती है। यहाँ पे आप चेक करें जरा, ये लेफ्ट साइड जो है हमारे पास वो डिटर्मिनेंट है, मॉड है, और राइट साइड जो है वो नॉर्म है। अच्छा, दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट लेके आप उसका मॉड ले लें तो वो हमेशा लेस देन होगा उन्हीं दो वेक्टर्स की सेपरेट इनर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ली गई है दो वेक्टर्स की। इनर प्रोडक्ट क्या किस फॉर्म में हम ले रहे थे कल? नॉर्म किस फॉर्म में ले रहे थे वो मैं आपको बता देती हूँ। इनर प्रोडक्ट हम यूक्लिडियन स्पेस के अकॉर्डिंग भी ले रहे थे, क्वेश्चन में डिफाइन हो उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, और जो नॉर्म ले रहे थे, नॉर्म भी उसी तरह है। इनर प्रोडक्ट जिस तरह डिफाइन की थी, यू को वी यू, यू को यू से मल्टीप्लाई करेंगे वी को वी के साथ। ये ऊपर भी ये देखें इसकी डेफिनेशन, ये कल हमने मेंशन की थी, ये सारा कल हम लोगों ने वर्क किया था ये सारा। ठीक है, आज उसी के अकॉर्डिंग है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी उसने डिफाइन की है, जो कि हमारे पास दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट का मॉड ले लिया जाए तो कहता है हमेशा लेस देन इक्वल होगा उन्हीं दो वेक्टर की सेपरेट नॉर्म के साथ। यही श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो है डेफिनेशन में यूज हो रही है। Angle between two vectors, let V be an inner product space and UV belongs to V by the Cauchy-Schwarz inequality we have। कहता हम यहाँ पे Cauchy-Schwarz inequality के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन को फाइंड करेंगे। UV ये Cauchy-Schwarz inequality ही यहाँ पे अप्लाई की है। सो कहता है राइट साइड को उठा के अब लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो राइट साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मोहम्मद हारून, अब आप ऐड होके अस्सलाम वालेकुम कह रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ पे जो भी मैसेज करोगे वो किसी को भी सीन नहीं होगा सिवाय मेरे, इसलिए खामोशी से बैठ के लेक्चर ही सुने। यूवी नॉर्म मॉड ओवर इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, लेस एंड इक्वल टू 1। द रियल नंबर थीटा डिफाइंड बाय थीटा है 1 cos थीटा, 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन पाई। 0 से पाई के बिटवीन जो थीटा हम लेते हैं वो सारे के सारे आंसर जो है 1 पे लेते हैं। 90 पे क्या आता है? cos 91। cos 0 0 होता है सिर्फ उस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन ग्रेटर एंड इक्वल टू फॉर्म लेना कहता हम सिर्फ इस कंडीशन के हिसाब से पाई तक लेंगे। cos थीटा के 1 की जगह पे उसने डिफाइन किया एंगल, तो हमारे पास यहाँ पे कहता बन जाएगा u और v नॉर्म ओवर मोड सॉरी ओवर यू नॉर्म और वी नॉर्म के साथ। इस कॉल्ड द एंगल बिटवीन यू एंड वी। ये एंगल फाइंड करने का बोला नहीं गया एक्सरसाइज में, सिर्फ उसको बताया है कि फर्दर आगे हमने इसके अकॉर्डिंग ऑर्थोगोनैलिटी कैसे लगानी। अब ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन है, द वेक्टर u एंड v आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यहाँ पे कहता है इस फॉर्मूले के अंदर थीटा 90 डिग्री ले लिया जाए तो यू और वी ऑर्थोगोनल होंगे। किस फॉर्म में होंगे वो डिफाइन किया गया, इन विच केस यू वी थीटा 90 लेंगे तो cos 90 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, 90 के अकॉर्डिंग कहता है हमारे पास ये जीरो होगा, ये यू नॉर्म और वी नॉर्म जो है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो के साथ वो वैसे खत्म हो जाएंगे। So UV are orthogonal if and only if UV norm so inner product is equal to 0. U और V की जो inner product है कहता है 0 आ जाएगी। So we can say if two vectors U and V are orthogonal then their inner product is equal to 0. If U is orthogonal to V then we write जिस फॉर्म से हम पहले परपेंडिकुलर लेते थे, ठीक है, परपेंडिकुलर भी पढ़ते हैं, लेकिन कहता है इसको ऑर्थोगोनल भी बोला जाता है और परपेंडिकुलर भी बोला जाएगा इधर भी। ठीक है, पहले की बात नहीं, इसको भी हम परपेंडिकुलर की फॉर्म देते हैं। 90 का एंगल आ रहा है तो ऑब्वियसली 90 का एंगल बना रही है कोई भी वैल्यू तो हमारे पास 90 का एंगल किस कंडीशन के साथ बनता है, 90 का एंगल जो है वो परपेंडिकुलर, दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर बनती हैं तो हम उसे ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड रीड कहता अब इसे हम इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, यू इज ऑर्थोगोनल टू वी, यू ऑर्थोगोनल है वी से, लेकिन आगे कहता है सेकंड कंडीशन ये भी आती है, द रिलेशन ऑफ बीइंग ऑर्थोगोनल बिटवीन वेक्टर्स इज क्लियरली सिमेट्रिक। हमने ये भी वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस में पढ़ा है कि यू वी का नॉर्म ले लिया जाए, सॉरी इनर प्रोडक्ट ले ली जाए या वी यू की इनर प्रोडक्ट ले ली जाए, जीरो के बराबर है तो जीरो भी आएगी, वो भी सेम आएगी। तो कहता है वी कैन से यू इज ऑर्थोगोनल टू वी देन वी इज ऑर्थोगोनल टू यू। अगर यू ऑर्थोगोनल है वी के तो हम ये भी कह सकते हैं कि वी भी ऑर्थोगोनल है यू के, क्योंकि जीरो आ रहा है, जीरो कंडीशन तक कुछ भी सेटिस्फाई हो सकता है। द वेक्टर जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वी बिलोंग्स टू वी, फोर जीरो ले लेंगे, जीरो के अकॉर्डिंग कहता है। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है ये पैसे में भी आगे अप्लाई होगी जाके, कि अगर आपके पास जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जीरो के साथ हमने वेक्टर की इनर प्रोडक्ट लिया है या नॉर्म लिया है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट जो हमने लिए यहाँ पे जीरो के साथ नहीं ली, बेसिकली ये जीरो वेक्टर के साथ जीरो मल्टीप्लाई होने से वहाँ पे जीरो आ रहा है। जीरो को बाहर कॉमन लेंगे, दोनों की इनर प्रोडक्ट सेम आएगी तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगी। वेक्टर को इनर प्रोडक्ट जीरो के साथ ले लें या वेक्टर की जीरो वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें तो कहता है आंसर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर जीरो ही आएगा। Conversely, if u is orthogonal to every v belongs to v, then uv is equal to 0 for all v belong to v and in particular u का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे। अगर तो वेक्टर ऑर्थोगोनल है u तो सेम का सेम के साथ v इनर प्रोडक्ट लेने से आंसर जीरो आएगा, उसका नॉर्म ले लेंगे तब भी कहता है जीरो आएगा। सो u का नॉर्म तो जीरो आएगा, दस we can say u is also 0 if u is orthogonal। ठीक है, क्लियर है? इसको कुछ पूछना है अभी तक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? नेक्स्ट पे है एग्जांपल नंबर 7, इसी से रिलेटेड है। लेट x एंड y बिलोंग टू R3, दो वेक्टर्स चूज किए हैं 3 डायमेंशंस के, देन x y इनको कहता है ये शो करना है हमने कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ठीक है, x और y का इनर प्रोडक्ट लेंगे, जब इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन की गई इसमें हमने एक यूनियन इनर प्रोडक्ट स्पेस लेनी है जो कि हमारे पास ये थी कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, 1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो क्या आ जाएगा -1, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई 1 -1, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय थर्ड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। सारे ऐड हो रहे थे, -1 के बाद साइन नेगेटिव आया, -2 और -1 +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। सो x orthogonal or we can say x perpendicular to y, similarly x is equal to this and y is equal to this belongs to R3 orthogonal। बेटा अगर आप फॉर्म में से दो डिमेंशन के जरिए दो वेक्टर्स ले लिए जाएं, बस उसने बता दिया यहाँ पे ऑर्थोगोनल, अगर आप इसे प्रूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट क्या आ जाएगा -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ जाएगा -2, -1 और -2 क्या बन जाएगा -3। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव 2, -1 और -1 +1, +3 और -3 आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। सो x परपेंडिकुलर टू y। मैम ये बात दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, मलाइका की क्लास इसलिए ज्वाइन नहीं हो रही क्योंकि मलाइका को मैंने ऐड करके बीच में से कैंसिल किया है। मलाइका को डेली मुझे कहना पड़ता है कि रोल नंबर ऐड कर लें, कल भी मलाइका ने जो है रोल नंबर ऐड नहीं किया हुआ था, आज मैंने उसको तब तक ऐड नहीं करना जब तक उसका रोल नंबर साथ में मेंशन नहीं होगा। कौन सी बात समझ नहीं आई आप बताओ,
ये सिमिलरली वाली मैम R4 वाली। R4 वाली, ये अब एक सेपरेट क्वेश्चन उसने उसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली और सिमिलरली कहता है ये जिस तरह आपने 3 को प्रूव किया है कि ये इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 0 आंसर दे रही परपेंडिकुलर है, इसी तरह एक्स वाई के जो दो वेक्टर दिए गए हैं ये भी ऑर्थोगोनल हैं, उनकी भी हम इसी फॉर्म में, जैसे ये इनर प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन लिया इसी तरह इनकी भी लेंगे। इसमें भी एज इट इज ही करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है यहाँ पे 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -2, पहले वाला -1 और अब वाला -2 क्या बन जाएंगे -3। थर्ड एलिमेंट को थर्ड से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे क्या बनेगा 2 पॉजिटिव 2, पहले वाले -3 में से ये पॉजिटिव 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -1। अब ये लास्ट वाला -1 और -1 करोगे तो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि +1 होकर वो पहले वाले -1 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, सारे का आंसर जो है वो 0 आएगा। जैसे ये इनर प्रोडक्ट लिया इसी तरह इसकी भी एक्स और वाई के भी इनर प्रोडक्ट लेनी है, सेम इसी तरह आंसर जो है वो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। इसलिए ये फोर्थ के लिए जो दिए गए ये भी ऑर्थोगोनल है। वेक्टर जो दिए जाएंगे उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि 3 डायमेंशन वाले वेक्टर सारे के सारे ऑर्थोगोनल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। सिमिलरली इसने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अगर R4 में से ये वेक्टर चूज किए जाएं तो ये ऑर्थोगोनल होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सारे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल नहीं होते एक दूसरे के। एग्जांपल नंबर 8, इफ Q इज ऑर्थोगोनल टू V, पता अगर U V के ऑर्थोगोनल है, ये चीज दी गई है, then every scalar multiplication of U is also orthogonal to V। तो हर स्केलर को अगर U के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वो फिर भी ऑर्थोगोनल होगा V के। U को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी स्केलर के साथ तो कहता फिर भी वो V के ऑर्थोगोनल होगा। ये कंडीशन दी है कि U V ऑर्थोगोनल है, तो इट्स मीन कहीं पे भी ऑर्थोगोनल का बोला जाए तो अंडरस्टूड है कि उनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी। इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड V इज इक्वल टू 0, देन KU डॉट V स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहता है अब हमने ये शो करना है U को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसकी V के साथ इनर प्रोडक्ट ली जाए तब भी वो 0 ही होगी। KU डॉट V और हम अभी यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में कर आए हैं जो मैंने आप लोगों को भी बताया था कि नीचे यूज होगी ये वाली चीज कि अगर 0 आ रहा है तो वो कोई सा भी कांस्टेंट बन रहा है तो इट्स मीन वो बाहर आ सकता है, ठीक है, ये वाहिद की कंडीशन। इसी तरह यहाँ पे नीचे एग्जांपल नंबर 8 में भी यही कंडीशन है कि हमारे पास जो के था वो अगर यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनर प्रोडक्ट लेने से वो बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से यू भी डिफाइन किया गया ऑर्थोगोनल है तो के 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। सो वी कैन से if u is orthogonal to v then any multiplication of u with scalar is also orthogonal to v। ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई दो से वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है उन्हें किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी इफेक्ट नहीं आएगा, तब भी वो ऑर्थोगोनल होंगे, तब भी उनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो आंसर 0 ही देगी। नेक्स्ट पे एग्जांपल नंबर 9, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ 1 1 2 एंड 0 1 3 इन R3। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, एक हमने ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल है। पहले तो दो वेक्टर दिए जाते थे, आप उसमें उनको ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए हम क्या कर रहे थे, अभी तक दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, आंसर जो था वो 0 आ रहा था, ठीक है। अब हमने एक थर्ड वेक्टर यहाँ से फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल है। उसके लिए हमने क्या करना है, लेट कर लिया है एक्स वाई जी कोई सा भी वेक्टर बिलोंग टू R3 बी अ वेक्टर, उसे चूज कर लिया तो वेक्टर जो है वो दोनों के ऑर्थोगोनल है। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो इट्स मीन उस वेक्टर की इन दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लीजिए। अब इनर प्रोडक्ट आगे डिफाइन किया, ओपन किया, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई फर्स्ट एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स से आएगा, वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई आएगा, जी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 2 जी आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। सेकंड एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा वैसे खत्म हो जाएगा, वाई 1 के साथ होगा जी 3 के साथ होगा तो आपके पास बन जाएगा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम टू। And on the right side, we can actually see that we're connected into an access point. So we can actually see that. जिससे भी माइक बंद नहीं होता उसे मैंने रिमूव कर देना। एक्स वाई जी बिलोंग्स टू
दो, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आई, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आगे हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब 3 अननोन वेरिएबल्स हैं बट वी हैव ओनली 2 इक्वेशन, so we cannot find exactly solution using any variable as a arbitrary variable। सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू -3 आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फर्स्ट में तो आपके पास x इज इक्वल टू z आ जाएगा। अब z हमने एज ए आर्बिट्रेरी वेरिएबल यहाँ पे चूज किया है। वेक्टर हमने लेट किया था x y z, कॉलम वेक्टर था, उसके अंदर लिखा है x की वैल्यू z थी, y की वैल्यू -3 दिया है और z को एज इट इज ही रखा है। जिस वेरिएबल को हमने लेट करना खुद से वो एज इट इज ही रहेगा। z कॉमन 1 - 3 सबको मैंने म्यूट कर दिया, जिसको कुछ भी पूछना होगा ना मैसेज में पूछ लेना। एक्स वाई जी इज इक्वल टू जी माइनस 3 जी के साथ जी कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा आपके पास 1 - 3 एंड 1 के। सो 1 - 3 और 1 इज द वेक्टर सेटिस्फाइंग बोथ 1 एंड 2। अब इस वेक्टर की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फाइंड करनी है, क्वेश्चन में दी जाएगी तो फाइंड कर लें, अदरवाइज नहीं करें। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के लिए क्या था हमारे पास कल प्रोसीजर था, नॉर्म वेक्टर का नॉर्म और वेक्टर फिर वेक्टर का नॉर्म डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आएगी। ये वेक्टर है हमारे पास, इसका नॉर्म फाइंड करोगे। नॉर्म क्या था, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट के साथ 11 स्क्वायर रूट आता है। वेक्टर के ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सॉरी, तो सारे के सारे ये आपके पास नॉर्मलाइज वेक्टर है। हेंस द रिक्वायर्ड वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू अदर टू वेक्टर्स, ये इसकी फॉर्म है। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास। अल्टरनेटिव मेथड में उसने सिंपल किया हुआ है, ये कल आई थिंक सो कल वाले मेथड में ये नहीं था। अभी आगे फर्दर क्वेश्चन आएंगे, ये माइंड में रखना है अपने। 2 वेक्टर्स अगर दिए गए हैं, तीसरा उनके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो हमने इस फॉर्म में करना है, e1 e2 e3 की फॉर्म में। फर्स्ट वेक्टर इन अ फर्स्ट रो, सेकंड वेक्टर इन अ सेकंड रो, ठीक है, उसे टाइप करोगे यहाँ पे। तो e1 e2 e3 की जगह पे i j k भी आप लोग ले सकते हो। डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे विद एनी रो और कॉलम आप इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट ओपन करके सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसमें e1 e2 e3 नहीं लेंगे, सिर्फ इसके कोफैक्टर्स लेंगे तो बनेगा 1 - 3 एंड 1। फिर उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाएंगे, वो भी आ जाएगी सेम। इस मेथड से कर ले उससे कर ले, दोनों सेम है। उस मेथड में मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑर्थोगोनल दिया गया था, ठीक है, ऑर्थोगोनल है तो अंडरस्टूड है उनकी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। 0 के साथ 2 इक्वेशन बनी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक्स वाई और z की वैल्यू फाइंड की है। 3 इक्वेशन नहीं थी, अननोन 3 है, इसलिए एक वेरिएबल आर्बिट्रेरी यूज हुआ है। जो वेक्टर बना है उसके हमने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड में हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है, e1 e2 e3 की फॉर्म में, i j k की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई इफेक्ट नहीं है। 1 1 2 और दोनों जो वेक्टर्स दिए गए थे उनको रो वाइज लिखने के बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ओपन किए। आफ्टर ओपनिंग we have a vector 1 - 3 and 1 elements, and again find normalization form, and this normalization form of the vector is a orthogonal vector to other both vectors जो ऊपर हमारे पास दिए गए as a unit vector की फॉर्म में। हर e1 e2 e3 ये कहता है बेसिस दी गई है। कैन वी एक्सटेंड दिस मेथड टू हायर डिमेंशन, बिल्कुल हम इस मेथड को हायर डिमेंशन में एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 की फॉर्म में दिया है 4 5, फिर हम पहले वेक्टर स्पेस में बेसिस वाला टॉपिक किया था, उसके अंदर यही था कि हमारे पास अगर 3 बेसिस हैं तो इस फॉर्म की, 4 डिमेंशन की होगी तो 4 फॉर्म में, 5 6 जितनी मल्टी डिमेंशन की आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे जो मेथड आ रहा है वो ग्राम स्क्वेट मेथड है, वो मेथड क्वेश्चन में आगे यूज होगा। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो कर लेते हैं, बाद में उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आप लोगों को कहा था पहले 2 पार्ट्स करने के लिए, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाले जो 2 पार्ट थे 3rd और 4, उसके अंदर ऑर्थोगोनल ही था जो हमने करना है। हम लेट u1 u2 u3 दिए गए थे, यूजिंग एग्जांपल 2 वाली हमने यहाँ पर नॉर्म की इनर प्रोडक्ट यूज करनी थी वेक्टर की, एंड ऑप्शन 3 एंड 4 में डिफाइनिंग की गई है वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। एक वेक्टर फाइंड करना है जो ऑर्थोगोनल है u1 एंड u2 के। सेकेंडली जो कि 4th पार्ट है हमारा, उसके अंदर u1 एंड u3 के अकॉर्डिंग ऑर्थोगोनल वेक्टर हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट 2 पार्ट्स में तो सिंपल था,
नॉर्म फाइंड करने थे उसके। सपोज अब वेक्टर यू, इसके दोनों मेथड उसने किए हैं, जैसे एग्जांपल में किए अल्टरनेटिव मेथड भी और दूसरा मेथड भी, ठीक है। यू इज इक्वल टू एक्स वाई जी बी आर वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। पहले हम एक्स वाई जी एक वेक्टर लेफ्ट करेंगे, ये ऑर्थोगोनल है, पर एग्जांपल की फॉर्म में ही है क्वेश्चन। ऑर्थोगोनल है तो दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इनर प्रोडक्ट किस फॉर्म में डिफाइन की गई थी आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ u ट्रांसपोज डॉट u1 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जी किस फॉर्म में था, u का ट्रांसपोज लेंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट का ट्रांसपोज है, एक्स वाई जी के हिसाब से ट्रांसपोज आएगा। ट्रांसपोज लिया हमने, रो कॉलम की रो में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड u1 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनती है एक्स प्लस 2y प्लस जी के साथ, इस इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है। u एंड u2 के साथ अब इसको किया उसने, लेट u t ट्रांसपोज एंड u2 डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग टू 1 2, ये दो इक्वेशंस बनी है, दोनों इक्वेशंस को वही डिटर्मिनेंट वाली मेथड से सॉल्व किया है कि दो इक्वेशंस हैं ये 1 एंड 2 से यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक्स के अकॉर्डिंग लोगे तो एक्स के कोएफिशिएंट स्किप होंगे, वाई और जी के कोएफिशिएंट मॉड में आएंगे, वाई के अकॉर्डिंग ले तो एक्स और जी के कोएफिशिएंट आएंगे, जी के अकॉर्डिंग लेंगे तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट आएंगे। इक्वल टू के लेते हुए हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा 1 0 -1 के साथ। ये वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल है ऊपर वाले u1 और u2 के साथ। अल्टरनेटिव मेथड ये साइड पे डिफाइन किया उसने, यहाँ पे ये देखें, ये सेकंड मेथड है, ये मेरे पास है सेकंड मेथड। इसके अकॉर्डिंग कहते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, आई जे के एग्जाम्पल में e1 e2 e3 लिया, कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, आई जे के लिए आई जे के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को मेंशन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर सिंप्लीफिकेशन आपके पास फॉर्म आई है 1 0 -1 इज रिक्वायर्ड वेक्टर। इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पूछी जाए तो वेक्टर ओवर वेक्टर का नॉर्म डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी एज है तो मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, आप लोग खुद कर लेना। अब नेक्स्ट में है ग्राम्स के अकॉर्डिंग हमने कहता है इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं इसका मेथड डिफाइन कर देती हूँ यहाँ। द ग्राम्स कीमेट ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस given a basis v1 v2 so on vn फॉर्म में of an inner product space v से उसकी बेसिस को चूज किया है जो कि फील्ड की फॉर्म जो फील्ड आ रहे हैं उसमें एन ऑर्थोगोनल बेसिस, जो ऑर्थोगोनल बेसिस है u1 u2 un। अब ऑर्थोनॉर्मल सॉरी बेसिस चूज है vn की साथ v में से कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। मेथड इस फॉर्म में अप्लाई होगा। स्टेप 1 लेट u1 फर्स्ट में ऑर्थोनॉर्मल बेस हम फाइंड करेंगे, u1 u2 un हमने फाइंड करना है, ठीक है। u1 इज इक्वल टू v1 ओवर v1 का नॉर्म, ये v1 क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। v1 v2 v3 जितने भी दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। v1 दिया गया क्वेश्चन में v1 ओवर v1 का नॉर्म, ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है v1 की, ठीक है, उसको नॉर्म दिया u का। अब स्टेप 2 में हम w2 यानी कि u2 फाइंड करना है, ये u2 है हमारे पास इस पॉइंट में, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये w2 फाइंड करना है। w2 किस फॉर्म में फाइंड किया है, यहाँ पे आप ये मेंशन किया उसने, देखो मेथड में w2 इज इक्वल टू v2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 u1, ये ऊपर u1 हमने फाइंड किया इसका, विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ u1। जो भी यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा वेक्टर बनेगा, वो वेक्टर उसका नॉर्म लोगे तो u2 आ जाएगा। w3 इज इक्वल टू v3, थर्ड क्वेश्चन में डिफाइन है, जहाँ तक दिए गए हैं वहाँ तक ही सॉल्व होगा, उससे आगे नहीं होंगे। v3 माइनस v3 u1 नॉर्म, v3 माइनस v3 और u1 इनर प्रोडक्ट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ u1 एंड v3 को फिर u2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर u2 के साथ सेपरेट भी मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह कहता है आपके पास ये फर्दर जो है मजीद जितने भी आप लेना चाह रहे हैं w4 w5 जितनी भी यहाँ पे क्वेश्चन में v1 v2 v3 डिफाइन किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम w निकाल सकते हैं, और w के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल जो है बेसिस उसकी फाइंड होगी u1 u2 u3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को दो मेथड के साथ सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। शो डैट ये तीन उसने बेसिस दिए हैं 8वीं में से, यूजिंग ग्राम कीमेट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस
ट्रांसफॉर्म दिस बेसिस इनटू द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है, इन बेसिस को आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये जो पहले लिखा हुआ है सिंस द मैट्रिक्स, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बता देती हैं मैट्रिक्स में क्यों लिखा है। इज एन नॉन सिंगुलर एचेलन मैट्रिक्स, ये एचेलन फॉर्म ही है क्योंकि लोअर ट्रायंगल क्या बन रही है, जीरो। रिड्यूस एचेलन करेंगे तो ऊपर वाली भी जीरो, लेकिन ऊपर वाली आ नहीं रही, नीचे वाली आ रही है, सिर्फ मैट्रिक्स में उसने लिखा है, कुछ भी नहीं किया। द गिवन थ्री वेक्टर्स ऑफ R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे क्योंकि थर्ड वाले को हम बाकी के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, पहले को अदर के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। एंड सो फॉर्म और बेसिस ऑफ R3 की कितना बेसिस बन रही है। अब हम इन्हें ग्राम स्कीमेटिक ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रोसीजर क्या था, दोबारा आप लोगों को शो कर देती हूँ। U1 इज इक्वल टू V1 ओवर V1 का नॉर्म, यहाँ पे V1 V2 V3 दिए गए हैं, इसमें हम डायरेक्ट ये V1 V2 V3 नेम खुद से लेते हैं, कोई भी आगे पीछे कर ले कोई फर्क नहीं है। U1 क्या आएगा, V1 ओवर V1 का नॉर्म। अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्म क्या है, तो हम एलिमेंट्स का स्क्वायर लेके उसको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें तो वो उसका नॉर्म आता है, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड स्टेप है हमारे पास, जिसमें हमने W को फाइंड करना है। W2 इज इक्वल टू V2 माइनस V2 U1 और साथ में U1, ये ऊपर वाला जो U निकाला है इसकी इनर प्रोडक्ट के साथ उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। W2 इज इक्वल टू V2, ये V2 0 1 1, V2 और U1 का नॉर्म और U1, ये भी फॉर्मूला लिखा है, बताती हूँ किस फॉर्म में इसको डिफाइन किया। V2 एज इट इज आ जाएगा 0 1 1, V2 और U1 का नॉर्म लेना है, यहाँ पे ये V2 है, ठीक है, और ये साथ में U1, इनकी इनर प्रोडक्ट करनी है। इनर प्रोडक्ट कैसे करोगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो यहाँ पे भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। एलसीएम लेने के बाद दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ठीक है। ये आंसर है इन दोनों की इनर प्रोडक्ट का। U1 वेक्टर एज इट इज साथ में है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट की वजह से सारे के सारे 3 जो हैं वो उनके ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 2 ओवर 3 2 ओवर 3 2 ओवर 3। अब 0 1 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से माइनस, जैसे एडिशन करते थे इस तरह माइनस के बाद ये एलिमेंट्स आपके पास रह जाएंगे, ठीक है। Now going in third step. Before going third step, we can calculate W2's normalization form. W2 की normalization form किस फॉर्म में आएगी हमारे पास, W2 over W2 norm is equal to W2, ये आपके पास दिया गया, इसका नॉर्म लेंगे, इसका मतलब कि हर एलिमेंट का स्क्वायर लेकर उसको ऐड करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सिंप्लीफिकेशन से आपके पास आंसर आएगा -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 के साथ। W3 फाइंड करूंगी, W3 के लिए फार्मूला V3 माइनस V3 U1, V3 U2 एंड मल्टीप्लाई बाय U2। एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो नॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे W3 तक तो फाइंड कर लिया, W4 क्यों फाइंड नहीं किया, क्योंकि W4 फाइंड करने के लिए W फॉर्मूले के अंदर V4 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो बेसिस दी गई है वो सिर्फ 3 बेसिस है, ये क्वेश्चन में सिर्फ 3 बेसिस है, तो हम सिर्फ उसे 3 तक ही फाइंड करेंगे, 4 तक फाइंड नहीं करेंगे। 4 दिया जाएगा तो 4 तक फाइंड होगी, 5 नहीं होगी। इसी प्रोसीजर के साथ सारी की सारी बेसिस हमने यहाँ पे फाइंड की। अब इसका सेकंड मेथड जो है वो सेम उसी प्रोसीजर के साथ है, जो मैं पीछे भी डिफाइन किया कि आगे क्वेश्चन में यूज होगा। V1 लिया, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, E1 E2 E2 E3 E3 E1 के साथ, हर एलिमेंट के साथ डिटर्मिनेंट लेकर उसको मोड में लिखा है। E1 का कोएफिशिएंट क्या रहा, 0, E2 का कोएफिशिएंट 1, E3 का कोएफिशिएंट B1, E3 का कोएफिशिएंट 1, E1 का कोएफिशिएंट 0। डिटर्मिनेंट लोगे, ओपन करोगे तो ये बनता है 0 1 -1 के साथ। ये तो है वेक्टर 2, इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाएंगे। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाओगे तो आपके पास वही फॉर्म बनेगी जो ये देखो, ये इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है V3, तो ऊपर जो वेक्टर फाइंड किया उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म नहीं लिखनी, E1 E2 E3 पहला वेक्टर जो क्वेश्चन में दिया गया वो, और ये 0 1 -1 सेकंड वेक्टर जो दिया गया वो, उसे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -2 E1 इज इक्वल टू -2 0 0। इन दिस ऑर्थोगोनल
टू बोथ v1 एंड v2, ये कहते हैं ये दोनों v1 और v2 के ऑर्थोगोनल है। तो u1 इज इक्वल टू v1 ओवर v1 नॉर्म, u2 इज इक्वल टू v2 ओवर v2 नॉर्म एंड v3 को भी इस तरह नॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास सेम वही मेथड के साथ जो है वो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसमें से जस्ट मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी कोई से भी, बाकी 2-3 जो है हम आप लोग करते हैं, तो ही रहेंगे। 7 है शो दैट 1 1, ये बेसिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 1 0 1 इज द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर यूजिंग ए ग्राम स्कीमेट प्रोसेस फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए कहता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करें ग्राम स्कीमेट का प्रोसेस यूज करते हुए। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। एक थर्ड वेक्टर हमने यहाँ पे चूज किया है एक्स वाई, जो इनके ऊपर सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर ऑर्थोनॉर्मल हम फाइंड करेंगे। एक्स वाई के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों बेसिस को लिखा है, ए बी आया, ए बी की वैल्यूज फाइंड किए, पुट करेंगे और आपके पास इंटीग्रेशन के बाद वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब आगे हम उसको चेक करेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बाय मेथड ऑफ ग्राम स्कीमेट प्रोसेस। v1 v2 दी गई है। सबसे पहले u1 क्या आएगा आपके पास, v1 ओवर v1 का नॉर्म, v1 वेक्टर ओवर v1 का नॉर्म यहाँ पे डिफाइन किया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। u2 फाइंड करेंगे जिसके लिए w2 ओवर w2 का नॉर्म फाइंड करेंगे। w2 क्या आ रहा है, v2 माइनस v2 मल्टीप्लाई बाय इनर प्रोडक्ट u1 एंड u1 प्रोडक्ट। नॉर्म लेना है यहाँ पे, सॉरी इनर प्रोडक्ट लेनी है। इनर प्रोडक्ट में सेम वही प्रोसीजर है, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। सिंप्लीफिकेशन से आपके पास यहाँ पे एडिशन होगी तो आंसर आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, जो कि ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इसको आप इस वेक्टर के साथ बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वो आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे तो आपको बस यहाँ जाएगा 0 1 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ रहा है यहाँ पर आपके पास w2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर 2। इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाएंगे तो u2 इज इक्वल टू w2 ओवर w2 का नॉर्म, सिंप्लीफिकेशन से आपके पास ये मेथड है। Thus the orthonormal basis is u1 u2 की जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो इस फॉर्म में आपके पास दोनों आ जाएंगी। सेम बता देती हूँ कि यहाँ पे w3 क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि अब v3 नहीं है, 2 वेक्टर दिए गए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे फाइंड करना था और आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर इसमें 3 वेक्टर्स लिए गए हैं v1 v2 v3। अगेन उसी प्रोसीजर ग्राम स्कीमेट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। u1 v1 ओवर v1 नॉर्म, v1 ओवर v1 का नॉर्म लिया, ये फॉर्म बनी है। w2 निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, w1 रिपीट कर दें। w1 तो हम किसी में फाइंड नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे ये भी बता देती हूँ। u1 के लिए जहाँ पे फर्स्ट एज इट इज डायरेक्ट पहले ही के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे, w1 नहीं ले रहे। जो मेथड बताया था मेथड के अंदर भी w1 नहीं दिया गया। ये मेथड है मेरे पास यहाँ पर, ये देखिए मेथड, इसके अंदर w2 नहीं है, w1 सॉरी नहीं है, u1 है, पहला वेक्टर है ऑर्थोनॉर्मल बेस का, जो कि पहले वेक्टर बेसिस के वेक्टर के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करेंगे v1 ओवर v1 नॉर्म के साथ, ठीक है। ये जब u1 आ जाएगा पहला, उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर w2 निकालेंगे। w1 यहीं पे इसीलिए नेम नहीं दिया क्योंकि पहला तो हम निकाल ही पहले वाले वेक्टर के अकॉर्डिंग रहे जो क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है, इसलिए w1 नहीं दिया गया, u1 दिया गया। v1 ओवर v1 नॉर्म लेंगे, फिर w2 निकालेंगे जो कि वेक्टर जो क्वेश्चन में दिया गया सेकंड वाला वो माइनस सेकंड वाला जो वेक्टर है उसकी ये जो पहला ऑर्थोनॉर्मल बेस निकाली उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और u1 ये पहले वाले के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ से आंसर आएगा वेक्टर की फॉर्म में, उससे हमारे पास u2 आएगा जो कि w2 ओवर w2 का नॉर्म आ रहा है। इसी तरह अगर तो क्वेश्चन में 2 वेक्टर दिए गए हैं तो सेकंड तक ही स्टॉप करेंगे, 3 4 5 जितने भी दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप चेक करो कॉम्बिनेशन चेक करो w2 और w3 का, w2 है तो पहले क्या आ रहा है v2 और v2 u1 u2 1 के साथ, w3 आ रहा है
तो पहले क्या वेक्टर आएगा v3 और फिर v3 का सब क्या था u1 u2 सबके साथ कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पे w4 आ जाता है, ठीक है, इन केस सो जहाँ पे लिखा हुआ w4 इज इक्वल टू w(v4) माइनस v4u1 इनर प्रोडक्ट विद u1 माइनस v4u2 फिर माइनस v4v3 के साथ और सारे के सारे हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसने यही प्रोसीजर किया है, ये 2 क्रॉस 2 का था इसलिए 2 ही पॉइंट किए। आगे फर्दर 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 के लिए पहले u1 हमारे पास ये दिया गया उसको फाइंड करेंगे जो पहले कर लिया। u2 फाइंड करने के लिए w2 फाइंड करना है, फॉर्मूला v2 u1 के साथ इनर प्रोडक्ट विद u1 मल्टीप्लिकेशन के साथ w2 आएगा, उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म करोगे तो आपके पास जो है वो u2 आ जाएगा। फिर u3 निकालने के लिए w3 इज इक्वल टू v3 माइनस v3 u1 with u1 multiply and minus v3 u2 and multiply by u2। सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी यहाँ पे वेक्टर बनेगा उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बना लेंगे तो हमारे पास वेक्टर शो हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे यही बेसिस के ही हैं, ग्राउंड स्कीम एंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग है। अगर तो इन्हें सिर्फ ऑर्थो नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको बोला जाता है तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसे जो है इसी सेम मेथड के साथ सॉल्व करें। ठीक है, ये अब जो बाकी आगे के क्वेश्चन है ये 3-4 ये आगे नीचे जो है ये और प्रोसीजर दिया है, ये प्रोसेस नहीं करना आपने, सिर्फ ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल के फाइंड करने आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोगों ने अभी मीटिंग ज्वाइन करनी है 10 मिनट के बाद। ठीक है, 11:40 हो रही है मेरे पास, 11:50 पे आप लोगों ने दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी है। सेकंड लेक्चर जो है वो 11:50 पे होगा और सब अपने अपने नेम और रोल नंबर के साथ है, रोल नंबर पहले मेंशन करें, नेम बाद में।